आदिवासियों के ऊपर कोई पर्टिकुलर पेपर, एक पेपर तक आपको नहीं मिलेगा कि आदिवासियों को वो स्पेस नहीं मिला, वो जगह नहीं मिली, वो सम्मान नहीं मिला जिसका कि वो हकदार थे। ये किताब अगर उन्होंने इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं की होती, बेईमानी नहीं की होती, तो मुझे नहीं लगता इस किताब को लिखने की मुझे जरूरत पड़ती। और जिन्होंने मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया या फादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया या इस तरीके के तमाम टाइटल्स के साथ जिन्होंने किताबें लिखी, उन सबकी किताबें आप खंगालिए, उनका सबका कंटेंट आप खंगालिए, पता चलेगा कि उसमें आदिवासी है ही नहीं, उससे गायब है आदिवासी। तो जो इतिहासकारों ने बेईमानी की, जो राइटर्स ने जो बेईमानी की, उस बेईमानी को उजागर भी ये किताब करती है। आदिवासियों को जो हजारों सालों से अपने जंगल में रह के आ रहे थे, उन्हें मध्य प्रदेश के वन विभाग ने अतिक्रमणकारी कहकर के उनके घर तोड़ दिए बारिश में। आज भी जानवरों के नाम पर जंगल छीना जा रहा है। इस देश के मूल मालिक जो हैं, वो कैसे इन जमीनों से जो है मजदूर में तब्दील हो गए। जब वो तीर कमान से लड़ रहे थे, अंग्रेज उनको नहीं हरा पाए। जब से उन्होंने कलम पकड़ी, सरकार ने उनको कुचल दिया। वो नहीं चाहती कि हम अपनी पहचान के साथ आगे जाएं। वो नहीं चाहती कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। बीजेपी के किस अधिकारी का, किस नेता का, किस मंत्री और संतरी का बेटा बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? क्या कोई एक भी बच्चा है ऐसा? आदिवासियों के बच्चे को आप क्यों चाहते हैं कि झालावाड़ के उसी टूटे हुए स्कूल में पढ़े जिसकी छत गिर जाए तो मर भी जाए? आजकल एनसीईआरटी की किताबों पे बड़ा विवाद चल रहा है कि अकबर ने ये किया, बाबर ने वो किया। वो मुसलमानों को गाली तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो बिना कुछ कहे दलित, आदिवासी और पिछड़ों के जो पुरखे और उनका जो इतिहास है, उसको एकदम से साफ कर देते हैं। किताबें कलम और अध्यापक इस समाज का दर्पण होता है। सोचिए, जिस समाज का लेखन इतिहास नहीं होता, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी गूंगी और बहरी हो जाती हैं। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है, डॉक्टर जितेंद्र मीना, और सोचिए उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है जिस समाज को आजादी के 75 साल बाद भी कहीं ना कहीं गुमनामी में छोड़ दिया गया था। देश के सर्वोच्च पद पर महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हैं, लेकिन आदिवासियों का वो इतिहास जो कभी पढ़ाया ही नहीं गया, जो लगातार जनता से छुपाया गया, दर्शकों से छुपाया गया और कहीं ना कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रमों से भी दूर हो गया। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर उन्होंने ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे इस टॉपिक पर किताब लिखने का ख्याल आया। उन्हीं से पूरी बातचीत करेंगे। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी। आपने किताब लिखी है राष्ट्रीय निर्माण में आदिवासी। हमने पिछली बार भी बातचीत की थी, लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल था कि किताब क्यों लिखी और ये किताब जनता तक कैसे पहुंचेगी। देखिए, ये जो किताब आपके सामने है, और पिछली बार जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तब ये हमारे सामने नहीं थी। आज हम लोगों के हाथों में ये किताब है। इस किताब को लिखने की जो सबसे अहम वजह थी, वो ये वजह थी कि जितनी भी राष्ट्र से जुड़ी हुई जो किताबें थी, राष्ट्र के बनने की प्रोसेस से जुड़ी हुई जितना इतिहास लेखन हुआ है इस देश में, उसमें ये चीज आप महसूस कर पाएंगे कि आदिवासियों को वो स्पेस नहीं मिला, वो जगह नहीं मिली, वो सम्मान नहीं मिला जिसका कि वो हकदार थे। अगर मैं इसको बहुत सामान्य शब्दों में कहूं तो ये बेसिक किताब थी। ये आजादी के 2-5-10 साल बाद ही लिखे जाने वाली किताब थी। अगर मैं इसे आजादी के 78 साल बाद लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि पिछले 75 से 78 सालों में वो काम जो पहले हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, और वो काम मुझे 2025 में करना पड़ा। लिखने की एक वजह ये भी थी कि जितने भी हिस्टोरियंस को हम लोग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में और अलग अलग जगह पर पढ़ते हैं, साहित्य के जो विद्वान है उनको भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आदिवासी नदारद मिलते हैं। और इसीलिए मुझे ये जरूरत महसूस हुई कि क्यों न मैं अपने पुरखों का जो योगदान है उसे लेकर के आऊं और लोगों को बताऊं कि नहीं, हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। और मैं बस इसके एक मान के आपको बता दूं कि लास्ट में इस पुस्तक में मैंने पूरे देश भर के जो आदिवासी आंदोलन हुए हैं अंग्रेजी हुकूमत के दौर में, उनकी एक सूची दी है। उस सूची में लगभग आपको 150 से ज्यादा आंदोलन का जिक्र वहां पर मिलेगा। हालांकि ये पुस्तक पूरे 150 आंदोलनों को कवर नहीं करती है, और ये पॉसिबल भी नहीं है किसी एक आदमी के लिए कि वो 150 आंदोलनों का इतिहास लिखे। ये एक कलेक्टिव भूमिका। मैंने उसमें जो है लगभग 7 से 8 राज्यों के 12 आदिवासी जो नायक और उनके आंदोलन है उस पर अपना विषय फोकस किया, और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस प्रोसेस को शुरू किया है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये शुरुआती काम है। इसके आगे का काम और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। आज मैंने किया, कल और कोई साथी इस काम को आगे बढ़ाएगा। हो सकता है इसका अगला हिस्सा मैं ही लेकर के आऊं।
लेकिन ये काम ऐसा है जिसे और किया जाने की आवश्यकता है। जहां तक इसके मिलने की बात है तो युवान पब्लिकेशन है, वहां से प्रकाशित हुई। अमेज़न पे राष्ट्र निर्माण में आदिवासी और मेरे नाम से अगर आप सर्च करेंगे डॉक्टर जितेंद्र मीणा तो आपको वहां से भी मिल जाएगी। नजदीकी जो बुक स्टोर्स हैं खास करके मेन शहरों में, वहां से भी आप इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं। जी, आपने किताब का टाइटल दिया है राष्ट्रीय निर्माण में आदिवासी, जिस तरीके से दर्शक नाम देख सकते हैं किताब का। लेकिन कई बार आदिवासियों को अर्बन नक्सल कहा जाता है, तमाम तरीके के शब्दों से संबोधित करते हैं। क्या आपकी इस किताब को पढ़ने से वो परसेप्शन चेंज होगा, या आपने वो तमाम बेसिक चीजें, ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों का क्लियर हो पाएगा? जी, बिल्कुल। देखिए अर्बन नक्सल जिस तरीके से आज की तारीख में टर्मिनोलॉजी गढ़ी गई, ये भाजपा के द्वारा टर्मिनोलॉजी गढ़ी गई है। भाजपा इस तरीके की टर्मिनोलॉजी हमेशा से गढ़ती रही है और अलग-अलग समूहों के लिए अलग-अलग गढ़ती रही है। पंजाब के सिखों को खालिस्तानी कह देना, मुसलमानों को आतंकी कह देना, दलितों को अपमानित करना, ओबीसीज को अपमानित करना, ये भाजपा की पुरानी टेंडेंसीज का हिस्सा है और इसके माध्यम से वो दरअसल समाज को बांटने का काम करती है। ये पुस्तक उन बेसिक सवालों की तरफ हम सबको ले जाती है, जैसे कि इस देश के मूल मालिक जो हैं, वो कैसे इन जमीनों से जो है मजदूर में तब्दील हो गए। मालिक से वो इस देश में ही अपने में ही अतिक्रमणकारी घोषित कर दिए गए। जबकि आप देखिए इन सरकारों को आए हुए तो 70-75 साल हुए हैं और लोग खास करके आदिवासियों के बारे में बात करें तो इस भारत की भूमि पर अगर हम बात करें तो सिविलाइजेशन की शुरुआत, सभ्यता की शुरुआत, मानव सभ्यता की शुरुआत आदिवासियों ने की थी। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इस धरती पर सबसे पहले जो मानव सभ्यताएं बसाई गई वो आदिवासियों ने बसाई। लेकिन आज उन्हीं को अलग अलग तरीके से जो है कॉनोटेशन ला करके अलग अलग तरीके से डेरोगेटरी रिमार्क्स दे करके उनको साइडलाइन करने की कोशिश की। तो हमने उन तमाम सवालों को डील करने की कोशिश की है कि जिनके जरिए आदिवासियों की जमीनों को छीना गया, आदिवासी समाजों को क्रिमिनल ट्राइब बनाया गया, उस प्रोसेस को भी हम लोगों ने डील करने की कोशिश की है। आदिवासियों से जंगल कैसे छीने गए उस प्रोसेस को हमने डील करने की कोशिश की और साथ ही साथ जो तमाम तरीके के मूवमेंट्स अंग्रेजी हुकूमत के दौर में चले और जिनका लिंक आज से भी है, उन सब को हमने जो है इस किताब में शामिल करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे बेसिक सवाल हैं और ये पुस्तक देखिए ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें राष्ट्र निर्माण में आदिवासी शब्द है तो ये आदिवासियों के लिए ही है। इस देश के जितने भी बहुजन तबके के लोग हैं, जितने भी प्रगतिशील लोग हैं, जितने भी इस देश को बनाने में विश्वास रखने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और जो बहुजन एकता की भी बात करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये जरूरी किताब है। जैसे कि बाबा साहब की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, जो जाति उन्मूलन की जो पुस्तक है वो हमारे एक तरीके से ये समझ लीजिए कि वो मैनिफेस्टो है, उसी तरीके और वो हम सब पढ़ते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि वो हमारे समाज के लिए सबसे जरूरी जो पुस्तकें हैं, जैसे संविधान है, बाबा साहब के जो राइटिंग्स हैं, उसी तरीके से आदिवासी इतिहास में जब हम लोग बात करेंगे तो ये पुस्तक उसी भूमिका में आपको लेकर के जाएगी जहां आपको तमाम तरीके की बेसिक जानकारियां आदिवासी समाज से जुड़ी हुई, आदिवासी संस्कृति से जुड़ी हुई, आदिवासी धर्म से और पहचान से जुड़ी हुई और आदिवासियों के अस्तित्व का जो पूरी की पूरी लड़ाई है, उस लड़ाई को आपको बताती है कि आदिवासी किस तरीके से अपने इतिहास को संजो करके रखा रहा है और वर्तमान में भी जो चल रहा है, जिस दौर में सारी चीजें चल रही है और वो आज जिस मेथड को लेकर के आगे बढ़ रहा है, उसका बेस भी इस किताब में आपको मालूम होगा। चूंकि आप विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, तमाम दर्शक और किताबों से आपका एक गहरा नाता है, आपने कहीं ना कहीं ये स्पेस को महसूस किया, खालीपन को, कि आदिवासियों को वो जगह नहीं दी गई साहित्य में जो मिलनी चाहिए थी? देखिए मैं आपको बताऊं, विश्वविद्यालयों की कहानी तो जिसकी सरकार होती है उसका विश्वविद्यालय होता है, वही तय करता है कि सिलेबस में क्या पढ़ाया जाएगा, वही तय करता है कि कौन पढ़ाएगा, वही तय करता है कि कैसे पढ़ाया जाएगा। आजकल एनसीईआरटी की किताबों पे बड़ा विवाद चल रहा है और कहा जा रहा है कि अकबर ने ये किया, बाबर ने वो किया, औरंगजेब ने ये कर दिया और उसने वो कर दिया। लेकिन आप एक चीज हम हमेशा भूल जाते हैं, वो मुसलमानों को गाली तो दे रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ वो बिना कुछ कहे दलित, आदिवासी और पिछड़ों के जो पुरखे और उनका जो इतिहास है उसको एकदम से साफ कर देते हैं। वो कहीं पर भी आप देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस में चले जाइए, चाहे हिस्ट्री डिपार्टमेंट का सिलेबस हो,
सोशियोलॉजी का हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो, आपको आदिवासियों के ऊपर कोई पर्टिकुलर पेपर, एक पेपर तक आपको नहीं मिलेगा। कहीं किसी पेपर का सब चैप्टर में कहीं कहीं 2 लाइन में एक जगह आपको जरूर हो सकता है मिल जाए, अदरवाइज आप पूरे आदिवासी समाज पर कहीं आपको एक भी पेपर आपको नहीं मिलेगा, कोई कोर्स नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग देखते, अब पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का नाम जरूर आदिवासियों के नाम पर है, जैसे खास करके झारखंड और छत्तीसगढ़ में। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का भी जो आदिवासी विश्वविद्यालय, उसका नाम भी खैर नहीं है, उसे भी जो आदिवासी विश्वविद्यालय के नाम से रखा गया है। अब देखिए, कोई भी एक सेंटर ऐसा नहीं है, जैसे बाबा साहब के नाम पर बड़े संघर्षों के बाद कुछ सेंटर्स या चेयर्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज में देखने को मिली, लेकिन आदिवासियों के नाम पर नहीं है, बिरसा के नाम पर नहीं है, जयपाल के नाम पर नहीं है, टंट्या भील के नाम पर नहीं है, ना गोकुल मीणा के नाम पर है, और ना ही जो है कोमरम भीम और तिलका माझी के नाम पर, किसी भी के भी नाम पर नहीं है। गुंडाधुर का नाम कोई जानता भी नहीं है। इसीलिए विश्वविद्यालयों की जो कहानी है उसको अगर हम देखेंगे तो हकीकत यह है कि वहां जिस माइन्यूट लेवल का, महीन लेवल का जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये किताब अगर उन्होंने इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं की होती, बेईमानी नहीं की होती, तो मुझे नहीं लगता इस किताब को लिखने की मुझे जरूरत पड़ती। ये किताब और इसमें लिखा हुआ मटेरियल हम लोग अपने स्कूल में पढ़ चुके होते, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा, इसीलिए हमें इसे पढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि आप आदिवासी समाज से आते हैं, आप डॉक्टर जितेंद्र मीना, आपने इतिहास आदिवासियों पर किताब लिखी। आपको क्या लगता है कि जो लेखक रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन भी किया इतिहास लिखने में? बिल्कुल किया। आप तमाम जो मेनस्ट्रीम जो राइटर्स हैं और जो बड़े बड़े कोट एंड कोट इंटरनेशनल, जो जिन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है और जिन्होंने मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया या फादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया या इस तरीके के तमाम टाइटल्स के साथ जिन्होंने किताबें लिखी, उन सब की किताबें आप खंगालिए, उनका सबका कंटेंट आप खंगालिए, पता चलेगा कि उसमें आदिवासी है ही नहीं, उससे गायब है आदिवासी। इनकारनेशन ऑफ इंडिया करके एक किताब सुनील खिलनानी साहब ने लिखी, 50 लोगों की लिस्ट है, उस 50 में आपको बिरसा मुंडा का जिक्र एक जगह मिलता है, अदरवाइज किसी आदिवासी का जिक्र नहीं है। रामचंद्र गुहा की मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है, कोई आदिवासी नहीं है। क्या मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में क्या एक भी आदिवासी ऐसा नहीं था जिसने इस देश को बनाने में अपना योगदान दिया था? हम सब लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन उन्होंने आपके योगदान को उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया। जैसे आपको याद होगा कि बाबा साहब को 80 के दशक तक एक्नॉलेज नहीं किया गया। आज उनकी मजबूरी है, क्योंकि हमारा असर्शन इतना मजबूत है बाबा साहब को लेकर के, हमारा कमिटमेंट उतना मजबूत है, तब जाकर के वो बाबा साहब का नाम लेते हैं। लेकिन आदिवासियों के केस में ये नहीं हुआ, और इसीलिए ये सब हमें लिखने की जरूरत महसूस हुई। तो जो इतिहासकारों ने बेईमानी की, जो राइटर्स ने जो बेईमानी की, उस बेईमानी को उजागर भी ये किताब करती है कि उन्होंने किस तरीके की बेईमानियां की। सब कहते हैं कि 1857 की क्रांति आजादी के पहली लड़ाई है, मंगल पांडे को पहला क्रांतिकारी मानते हैं, लेकिन उससे कोई 80 साल पहले तिलका मांझी ने लड़ाई लड़ी, पहाड़ी आदिवासियों ने लड़ी, उन्हें वो दर्जा नहीं दिया गया। हम अपना वो हक क्लेम करने के लिए आए हैं कि आदिवासी इस देश को आजाद कराने वाले पहले नायक हैं, पहले लड़ाका हैं, वो अगुआ हैं इस देश की आजादी के आंदोलन के, और उन्हें वो हक और हुकूक मिलना चाहिए, उन्हें वो हिस्सेदारी, उन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए। उस सम्मान की भी ये लड़ाई है, उस हिस्सेदारी की भी वो लड़ाई है कि हमने इस राष्ट्र को बनाने में जो कुर्बानियां दी हैं, उसकी ये पूरी की पूरी लड़ाई है। इस किताब को आपके हाथ में देखकर और आपके शब्दों में जो कहीं ना कहीं दर्द और जो एक चीख तरीके से जो देखने की जो मिल रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने कुछ ज्यादा ही लोगों का दर्द बयां किया है इस किताब के जरिए, क्योंकि आपके शब्द जो हैं वो इस किताब के थ्रू जनता तक कुछ और कहना चाह रहे हैं। देखिए, एक चीज शायद जितना कुछ इस किताब में लिखा गया है वो इतना इस छोटे से इंटरव्यू में पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन जो दर्द है वो दर्द इसलिए है क्योंकि अगर इस किताब के लास्ट 4 पन्ने भी देख लें तो हम देखते हैं कि इतनी सारे 150 से ज्यादा आंदोलन है और किसी को भी वो जगह नहीं मिली।
तो दर्द होना स्वाभाविक है। ये दर्द एक्चुअली में जिसे हम लोग कहते हैं ना आप बीती, तो ये आप बीती है आदिवासी समाज की। ये जो हमारे पुरखों ने झेला है वो है, अनुभूति का मामला है, सहानुभूति का नहीं है। क्योंकि जो पर पीड़ा, एक तो पर पीड़ा होती है, एक पीड़ा वो है जो खुद ने झेली है। तो ये दास्तान हमारे खुद की दास्तान है, और वो दास्तान है जिसे आज भी हम लगातार झेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पीड़ा हमारी खत्म हो चुकी है इस काम के साथ ही, नहीं, वो पीड़ा हमारी आज भी जारी है। मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों ने 1865 में जो है जंगल नीति बना करके आदिवासियों को बाहर करना शुरू किया और बेदखल करके उन्हें कह दिया गया अतिक्रमणकारी। लेकिन जो 1865 में हुआ वही 2025 में जुलाई के महीने में मध्य प्रदेश में हुआ। आदिवासियों को जो हजारों सालों से अपने जंगल में रह के आ रहे थे, उन्हें मध्य प्रदेश के वन विभाग ने अतिक्रमणकारी कहकर के उनके घर तोड़ दिए बारिश में। क्या हसदेव जंगल को जिस तरीके से खत्म किया जाता वो भी इसी तरीके के आधारित? बिल्कुल ऐसी ही कहानियां हैं। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भी इसी तरीके से जंगल खत्म किए गए, और वहां कहा जा रहा था कि वो जो है जंगल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उनके अपने जो हित थे उन हितों के नाम पर आदिवासियों को बाहर किया गया। उन्होंने भी जंगल जो है जानवरों के नाम पर जंगल बचाने की कोशिश की कि ये शेर, चीता, बाघ जो है तेंदुआ बचाए जाएंगे। दूसरी तरफ उन्होंने शिकार के लिए जंगल आरक्षित किए। तो वो जो कहानी अंग्रेजी हुकूमत के दौर में शुरू हुई, वही कहानी आज भी बदस्तूर जारी है। आज भी जानवरों के नाम पर जंगल छीना जा रहा है। राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, धौलपुर और करौली। मैं आपको बताऊं निधि, पिछले दिनों राज्य सरकार ने केंद्र सरकार का वो प्रोजेक्ट है और नोटिस निकला 108 गांवों को, पिछले महीने की बात है, 108 गांवों को वो उनकी जगह से बेदखल कर रहे हैं। सिर्फ वहां पर टाइगर रिजर्व बनाना है। 18 गांव घड़ियाल रिजर्व के नाम पर बेदखल कर रहे हैं। इसी तरीके से उसी जिलों में जो है एक सवाई माधोपुर और करौली जिला है, वहां डैम के नाम पर 76 गांवों को डिस्प्लेस किया जा रहा है। ये सेम कहानी हम 150 साल पहले जी चुके हैं। ये सेम पीड़ा सवाई माधोपुर में जो जगह है जिसके नाम पर डैम बनाया जा रहा है, वो डूंगरी बांध करके उस जगह को डूंगरी बांध के नाम से है। ये पीड़ा हम पहले झेल चुके हैं। हमने 50 साल पहले नर्मदा नदी पर यही डैम की कहानी देखी थी। हमने उससे पहले हीराकुंड में देखा, उससे पहले हमने और तमाम जगहों पर यही डैम की कहानी देखी, और इसी तरीके से हमारे जंगल छीने गए, हमारी जमीनें इसी तरीके से छीनी गई। वो कहानियां इस किताब में हैं। तो इसीलिए हम वही चीज बताना चाह रहे हैं कि आजादी के पहले जब हम यह चीज कर रहे थे तो हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे, और आज जब हमारे साथ हो रहा है तो हमें, जैसा आपने कहा कि कुछ लोग आपको नक्सली कह रहे हैं, काम हम तो तब भी वही कर रहे थे, आज भी वही काम कर रहे हैं। हम अपने संसाधनों के बचाने की लड़ाई, और अपने से मतलब मेरा व्यक्तिगत नहीं, वो उसमें हम सब शामिल है। जंगल बचेगा तो ऑक्सीजन सबको मिलनी है, नेचुरल रिसोर्सेज सबके होंगे। अगर जमीनें बचेंगी कॉर्पोरेट्स के हाथों से तो वो जमीन सबकी होगी, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। क्योंकि आदिवासियों में निजी संपत्ति की परंपरा बहुत बाद की है। आदिवासी सामूहिकता में विश्वास करने वाले लोग हैं, सहअस्तित्व में विश्वास करने वाले लोग हैं, सद्भावना के लोग हैं, वो संविधान को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने तीर और कमान छोड़ करके कलम पकड़ ली बहुत पहले, लेकिन जब वो तीर कमान से लड़ रहे थे अंग्रेज उनको नहीं हरा पाए। जब से उन्होंने कलम पकड़ी सरकार ने उनको कुचल दिया। मतलब क्या लोग नहीं चाहते हैं कि अब शेड्यूल ट्राइब समाज तीर कमान छोड़ के कलम किताब पकड़े? बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। खास करके जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो तो चाहते ही नहीं है। वो चाहते हैं कि वो उसी स्थिति में रहें। देश के प्रधानमंत्री तो वनवासी कहते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ सेलिब्रेशन करने जाते हैं जन्मदिन कहकर के दरअसल वो अपमानित कर रहे हैं। जैसे एक दौर में हरिजन कहकर के दलितों का अपमान किया गया। आज एक इंटरव्यू का एक छोटा सा क्लिप अभी तैर रहा है सोशल मीडिया पर, खास करके अब दिशोम गुरु आज जो है इस दुनिया को अलविदा कह गए, उनको हम लोग नमन करते हैं। अब उन्हीं का इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले, ये उनका इंटरव्यू लगभग 1990 के आसपास का, जब झारखंड नहीं बना था, तो बीजेपी वाले उन्हें बनांचल के नाम से उस प्रदेश को कहते थे कि ये बनांचल है, और दिसोम गुरु कह रहे थे कि बनांचल जैसी कोई चीज नहीं होती, उसका कोई हिस्ट्री नहीं बनांचल।
ये झारखंड है और हम झारखंड की मांग करते हैं। तो आदिवासियों को लेकर के या बाकी के समाजों को लेकर के ये जो शब्दावली जो गढ़ी जाती है अलग अलग तरीके की, ये बीजेपी लगातार गढ़ती रहती है। वो नहीं चाहती कि हम अपनी पहचान के साथ आगे जाएं, वो नहीं चाहती कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मतलब इस पे उन्होंने भील समाज को अधिकारी और कर्मचारी को टारगेट करते हुए कहा कि यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं और दूसरों के बच्चों को यहाँ सरकारी बाहर पढ़ाना इस देश में गुनाह है क्या? बीजेपी के किस अधिकारी का, किस नेता का, किस मंत्री और संतरी का बेटा बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है क्या? कोई एक भी बच्चा है ऐसा? उनके सबके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और आदिवासियों के बच्चे विदेश में नहीं पढ़ सकते हैं। आदिवासियों के बच्चे को आप क्यों चाहते हैं कि झालावाड़ के उसी टूटे हुए स्कूल में पढ़े जिसकी छत गिर जाए तो मर भी जाए? तो ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई आदिवासियों की जो है वर्तमान की है, ये इतिहास की है और भविष्य की है। और ये लड़ाई बेसिकली संविधान में जो मूल्य रखे गए हमारे पुरखों ने, उन मूल्यों को बचाने की है। और जो प्रोसेस उस दौर में चली, जिस बात को क्लेम किया जा रहा था बाबा साहब की तरफ से, जयपाल सिंह साहब की तरफ से या और तमाम नायकों की तरफ से, हम उसी विरासत को आगे लेकर के जा रहे हैं, हम उसी सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर भी तो यही राष्ट्र की बातें हो रही थी, सब कुछ राष्ट्र के नाम पर हो रहा था। हम उसी राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हम राष्ट्र को क्लेम करते हैं कि ये राष्ट्र हमारा है। हम ये नहीं करें कि हम इस राष्ट्र से बाहर, ये राष्ट्र हमारा है, हम क्लेम करते हैं ये झंडा हमारा है, हमारे पुरखों की शहादत का झंडा है। तो ये राष्ट्र हमारा है, ये संविधान हमारा है और इसको बनाने वाले हम लोग हैं और इसको बचाने वाले भी हम लोग हैं और इसको आगे ले जाने वाले भी हम लोग हैं। तो इसीलिए ये किताब उसी प्रोसेस का हिस्सा है। और मेरा ये कहना है कि इस देश के तमाम जो बहुजन तबके के लोग हैं, जो आदिवासी जिसमें शामिल है या माइनॉरिटी तबके के लोग हैं या प्रगतिशील जो लोग हैं, उन सबको इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि वो हिस्सा जिसे छूट गया या जिसे जानबूझ के छोड़ दिया गया, और आप आदिवासी के बिना राष्ट्र निर्माण की प्रोसेस को नहीं समझ सकते हैं और ना ही राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। तो राष्ट्र में अगर आदिवासी है तो हमें उनके योगदान को समझना होगा, पढ़ना होगा, उसे देखना होगा, और तभी जाकर के हमारे सामने एक कंप्लीट पिक्चर जो है सामने आ पाएगी। 80 के दशक से मान्यवर कांसीराम साहब ने जो कारवां शुरू किया था, बहुत मुश्किलों से जाकर के आज 40-50 साल बाद जाकर के हम ये एक्नॉलेज कर पा रहे हैं कि हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा, जिसे हम दलित के तौर पे जानते हैं, उसका लिटरेचर आज आ रहा है। वो 50 साल लंबी लड़ाई है। इसी तरीके से ओबीसी तबके का लिटरेचर आज की तारीख में सामने आ रहा है, हिस्ट्री उसका सामने आ रहा है। आदिवासियों ने प्रयास शुरू किया है। वो उस दलित तबके की तरह नहीं है कि उनके पास मान्यवर साहब थे और बहुत सारे नायक रहे हैं। आदिवासियों के पास उस तरीके के नायक नहीं रहे, खास करके पिछले 50 साल में। आजादी के दौर में जयपाल सिंह है, बिरसा है, बहुत सारे नायक हैं, लेकिन आजादी के बाद जिस तरीके से बाबा साहब को एस्टेब्लिश करने में मान्यवर कांसीराम साहब का योगदान है, जयपाल सिंह को एस्टेब्लिश करने के लिए कोई कांसीराम नहीं मिला, और वो मिला होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो हम उस प्रयास में हैं कि हम अपने पुरखों को वो स्थान दिला पाएं जो बाबा साहब को मान्यवर साहब ने दिलाया, और उनको ऊपर तक लेकर के। एक आखिरी सवाल लेंगे। आपने कहा कि मान्यवर कांशीराम जी के बाद ऐसा कोई भी नहीं आया जो इतिहास को उस तरीके से रिप्रेजेंट करे। क्या बहुजन नेताओं की कहीं ना कहीं असफलता आप देखते हैं कि राजनीति के अलावा भी उन्हें साहित्य पर, किताबों पर, इतिहास पर जोर देना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि मान्यवर साहब का जो विजन है वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। मान्यवर साहब ने पॉलिटिकल पे तो फोकस किया ही किया, ये बात तो सच है, ये तो दिखता भी है कि सरकारें आई, सरकारें बनी, सब कुछ हुआ, सेंटर से लेकर स्टेट तक सब जगह वो प्रेजेंस उनका मौजूद है। लेकिन उनकी 2-3 बड़ी अच्छी बातें हैं। उन्होंने लिटरेचर को उतनी ही तवज्जो दी, उन्होंने अपने समाज में पब्लिक इंटेलेक्चुअल पैदा किए,
उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि विश्वविद्यालय में जाओ और अपना हक क्लेम करो। उन्होंने समाज की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए और भी इकोनॉमिक जो संगठन थे वो भी तैयार किए, जो बिजनेस में थे या अलग अलग जो प्रोफेशनल फील्ड में थे, उन सबको तैयार किया। तो मान्यवर साहब का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। अभी तक हम सिर्फ मान्यवर साहब को लिमिट कर देते हैं पॉलिटिकल तक ला करके। वो स्ट्रेचर जो बाबा साहब का स्ट्रेचर है वो तो खैर बहुत ही बड़ा है, लेकिन जितने फील्ड्स में बाबा साहब काम कर रहे थे, मान्यवर साहब हर उस फील्ड में लोगों को लेके गए, उस काम को उन्होंने एक्नॉलेज कराया, सबको साथ में लेकर के जो गए, वो सच में बहुत काबिले तारीफ है। अगर उस कारवां को जहां तक मान्यवर साहब लेकर के आए थे कोई एक साथी और मिला होता तो शायद तस्वीर इस देश की कुछ और होती। ये मैं कहना चाह रहा हूँ जी। एक आखिरी सवाल लेते हैं। ये दर्शकों को बताइए कि कहाँ से आपका ये किताब को ऑर्डर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक ये आपकी राष्ट्रीय निर्माण में आदिवासी पुस्तक कैसे पहुंचे? देखिए, दो चीजें, जो साथी ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं, इसको वहां से इजीली वे में मिल जाएगी। और अगर आप किसी शहर में रहते हैं और ऑफलाइन मोड में लेना चाहते हैं तो नजदीकी जहां भी कोई दुकानदार है उससे आप बात कर सकते हैं। हम ज्यादातर शहरों में ये किताब भेज चुके हैं। अगर किसी शहर में नहीं भी पहुंची है तो हमारा जो नंबर है और हम लगातार सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, आप वहां कॉल करके भी अपनी जो है चीजें बता सकते हैं। हम जो है वहां से भी जो है आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे या नजदीकी दुकानदार तक वो किताब पहुंचाने की कोशिश करेंगे और वहां से आप ये चीज ले सकते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के भी अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं, हम वहां से भी आपको जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका कोई मेल एड्रेस या कोई कांटेक्ट नंबर शेयर करना चाहते हैं दर्शकों के साथ जिससे आपसे जुड़ सके लोग? जी बिल्कुल, मैं अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं एक बार फोन देख करके कांटेक्ट नंबर शेयर कर सकता हूँ। इस में जो प्रकाशक का जो कांटेक्ट नंबर है वो मैं आपके साथ में साझा कर देता हूँ, ताकि अगर किसी भी साथी को ये किताब की जरूरत पड़े तो वो आराम से इजी वे में जो है किताब को ले सकता है। नंबर है 8743060284। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 8743060284। ये प्रकाशन का नंबर है, युवान प्रकाशन का। आप वहां कॉल करके अपनी प्रति, अपना शहर, गांव, जहां पर भी आपको चाहिए आप मंगवा सकते हैं सीधा डायरेक्टली। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, और नेशनल दस्तक की तरफ से आपको इस पुस्तक को साझा करने के लिए, लोगों को इतिहास से रूबरू कराने के लिए अग्रिम बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया निधि, और ये पुस्तक आपके लिए, नेशनल दस्तक के लिए। शुक्रिया सर। तो आप लोगों से अनुरोध है, सोचिए ये किताब नहीं, एक वैचारिक संघर्ष है, और जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास बना नहीं सकती। चाहे सत्ता में रहना हो, चाहे किसी भी तरीके से आपको कलम किताब की लड़ाई को मजबूत करना होगा, तो आपको अपनी कल्चरल हेजीमनी को जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। और अब तो इतिहासकार अगर हैं आप ST SC OBC, तो आपको लिखना भी जरूरी है। इस किताब को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंगाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, और आप अगर आदिवासी का सही में राष्ट्रीय निर्माण में हिस्सेदारी, भागीदारी और कंट्रीब्यूशन जानना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़िए और अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।